नमस्कार, मैं जितेंद्र चतुर्वेदी। मतांतर में आप लोगों का स्वागत है। 7वें चरण का मतदान अभी खत्म नहीं हुआ है और जो रुझान है उस रुझान के बाद से जिस तरह की प्रतिक्रियाएं आ रही हैं वो आप देख रहे होंगे। लेकिन अगर आप नहीं भी देखे हैं तो हम लोग उस पर बात करेंगे। और जो अभी ताजा मेरी आधे एक घंटे में जो बात हुई है, जहां पर वोटिंग चल रही है, वहां पर क्या माहौल है उस पर भी हम लोग बात करेंगे। और असल में उस माहौल को देखकर जो लोग परेशान हैं उस पर भी हम लोग बात करेंगे। देखिए, अब नतीजे तो 10 मार्च को आएंगे, लेकिन नतीजे आने से पहले जिस तरह का व्यवहार दिख रहा है उससे एक चीज तो स्पष्ट है कि जो हवा थी, जो बयार थी, उसमें दम तो कुछ था नहीं। अगर होता तो आप देखिए कि किसानों ने पूरे उत्तर प्रदेश में, मैं किसान का मतलब देखिए वो किसान जिसे जो राकेश टिकैत वाले किसान है, जो योगेंद्र यादव वाले किसान है, वो उन लोगों ने पूरे प्रदेश भर में पंचायत की। लेकिन उस पंचायत का हासिल ये हो रहा है कि रुझान में कमल दिख रहा है। तो जाहिर तौर पर है कि इसके बाद नाराजगी उपजेगी और वो नाराजगी ईवीएम पर फूटेगी, चुनाव आयोग पर फूटेगी और यह कहा जाएगा कि नहीं साहब, हमको ट्रैक्टर लेके 2 दिन वहां बैठना पड़ेगा। आपने सुना होगा कि राकेश टिकैत ये पिछले 2-3 दिनों से कह रहे हैं कि अब मतगणना होने वाली है तो हमको वहां ट्रैक्टर लेके बैठना होगा। क्यों साहब? आपने तो कहा ही था कि हमने 13 महीने ट्रेनिंग दी है। मतलब उस ट्रेनिंग का हासिल कुछ नहीं हुआ तो अब एक अलग तरह का नैरेटिव बनाया जाएगा। और ये आप देखिए, ये नैरेटिव 5 महीने से बनाया जा रहा था कि होगा कुछ भी, आएंगे योगी। तो ये नैरेटिव जो बनाया गया, ये जो आप ये कहिए कि जो किसानों के ये नेता हैं, इनके जरिए यही कह रहे थे कि ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा, इस तरह की तमाम चीजें आप जानते हैं, जिसमें कहा गया था कि वो जीतेगा कोई, जिता देंगे किसी को। अच्छा, इसीलिए वो कह रहे हैं कि नहीं, हम लोग 2 दिन वहां बैठेंगे। तो ये दरअसल 2 दिन बैठेंगे और ईवीएम खराब हो, ईवीएम को लेकर शिकायत हो रही है। और फिर उसके बाद में शिवपाल यादव का अपना पत्र तमाम लोगों को जाता है कि किस तरीके से जो है मतगणना के दिन आपको ध्यान देना है। और पहले चरण से ही आपने देखा होगा कि ईवीएम पर हमला शुरू हो गया था कि साहब वहां ईवीएम जानबूझ खराब हो गई, वहां जानबूझकर वोट नहीं करने दिया जा रहा है। इस तरह की तमाम चीजें सुनने में आई थी। और आज तो अब उसको वो कंक्लूड कर किया जा रहा है कि देखिए चंदौली में और सोनभद्र में क्या हो रहा है, इस तरह से उसको कंक्लूड किया जा रहा है। लेकिन ये जो कंक्लूजन आ रहा है, उस कंक्लूजन से 2-3 बातें साफ हैं। वो ये कि असल में जिस तरह की मुफीद जमीन खोजी गई थी, तलाशी गई थी और उसका एक नैरेटिव बनाया गया था, वो उस तरीके से है नहीं। क्योंकि ये जो पूरा समीकरण बना विपक्ष का, और खासतौर जिस तरह से आप ये कहिए कि पूरा सेकुलर खेमा अखिलेश यादव की तरफ बड़ी मैं ये कहूं कि आशा भरी निगाह से देख रहा है और कह रहा है कि नहीं, इन्होंने ये जो समीकरण बनाया था वो समीकरण बड़ा दौड़ रहा है। तो उस समीकरण का हाल पश्चिम में कई बार बताया हूं, अभी मैं जो पहले वीडियो किया था उस पर भी मैंने बताया कि पश्चिम में उसका क्या असर रहा। अभी ताजा जहां वोटिंग चल रही है, मैं पहले वहां की बात करता हूं कि आजमगढ़ हो या मऊ हो या मिर्जापुर हो, सोनभद्र हो, चंदौली हो, बनारस हो, जौनपुर हो, यहां तमाम जगह, भदोही में जो 3 सीटें हैं, संत रविदास नगर, वो सारी जगह पर जो हमारी बातचीत हुई, मुश्किल से जो हमने बताया घंटा 1.5 घंटा पहले, बड़ा उत्साह है लोगों में। लोग बड़े उत्साह पूर्वक मतदान कर रहे हैं। और ये जो समीकरण बना था, यहाँ पे कहिए कोशिश हुई थी समाजवादी पार्टी की, और फिर एक तरह का जो नैरेटिव बनाया गया था कि साहब यहाँ जो 25% आबादी है, ये वो आबादी है, मतलब इस 7वें चरण की 25% आबादी, जिसमें आप बिंद को रख लीजिए, राजभर रख लीजिए, पटेल रख लीजिए, उसमें निषाद भी आते हैं, ये सब मिला के, और कश्यप भी है, मुसहर भी हैं, ये तकरीबन 25% की आबादी वहां बनती है। उस आबादी में ये लोग जिस तरह की टूटन देख रहे थे, असल में वो टूटन, और याद रखिए अपना दल भी है तो कुर्मी वोटर भी हैं कई सीटों पर। जैसे आप चुनार में जाइएगा तो 90-90 हजार उनकी आबादी है। तो यहां पर जो टूटन दिखाने की कोशिश हुई थी, और ये हुआ था कि नहीं, इन्होंने एक बड़ा ही लोकलाइज गठबंधन बनाया है जो
मेरी बातचीत में मुझे जानकारी मिली है उसमें ये साफ तौर पर कहा जा रहा है कि ये गठबंधन जो सपाई है वो जमीन पर उस तरह से दौड़ता हुआ नहीं दिखाई दे रहा, रेंगता हुआ आप कह सकते हैं। उसके बरक्स जो भाजपाई गठबंधन है वो दौड़ता हुआ दिखाई दे रहा है और लोग बड़ी उत्साह से वोट करने जा रहे हैं, मतलब यहां बड़ा उत्साह है। और जबकि आप देखिए कि बाकी और जगह अभी शाम तक फिर आप आके एक नैरेटिव आ जाएगा, अरे नहीं यहां तो बड़ा कम वोटिंग हुआ, शाम तक ये कहने लगेंगे, लेकिन यहां बहुत उत्साह है। और एक चीज, जैसे जैसे अब चुनाव खत्म होने की तरफ बढ़ रहा है और सातों चरण के तकरीबन जो रुझान सबके पास है, जिन लोगों ने ये रिपोर्ट किया है और जिन लोगों ने बातचीत की है, वो चाहे आप ये कहिए कि जिसको आप कहिए सेकुलर और चाहे गैर सेकुलर किसी भी खेमे का हो, तो उसके पास अब ये तकरीबन जानकारी है कि मोटे तौर पर भाजपा बहुत आगे दिखाई दे रही है, उसके बरक्स साइकिल बहुत पीछे है। ये जरूर है कि उनकी सीटें बढ़ेंगी, अब वो बढ़ने में क्या वो 3 डिजिट पहुंचेगी या बढ़ेगी तो 2 ही डिजिट में रहेगी, ये सब तमाम सवाल हैं। लेकिन ये सब मान रहे हैं जिनकी जो अगर जानकारी सबके पास इस बात की कि वो एज ले रही है, और लोग कह भी रहे हैं कि नहीं, ये दिखाई दे रहा है कि वो एज ले रही है, मतलब बीजेपी। अब उस स्थिति में कई तरह की चीजें अब उसमें गढ़ी जा रही हैं और बताई जा रही हैं। 2-3 बातें मैं आपने सुना होगा, तमाम अपने दर्शक हैं जो और जगह भी तमाम विश्लेषण सुनते हैं और ये जरूरी भी है। इससे स्पष्टता होती है कि असल में कहां कितना सटीक बताया जा रहा है। अब कहा जा रहा है कि देखिए बेरोजगारी बहुत बड़ा मुद्दा है, लेकिन जब आप इस मत व्यवहार को देखेंगे तो गांव में उसका मत व्यवहार अलग है उस युवा का, और शहर में उसका मत व्यवहार अलग है। एक चीज फिर अब इसमें यह भी देखा जा रहा है कि नहीं साहब देखिए शहरों में तो जो है लोग कम निकले हैं, और शहर ही है जो जिसको आप ये कहिए कि भाजपा का कोर है, शहर को ही माना जाता है, इसको शहरों की पार्टी मानी जाती है। लेकिन ये जो नैरेटिव है, ये नैरेटिव असल में 2014 के पहले जरूर रहा होगा, लेकिन 2014 जो नरेंद्र मोदी का उदय है उसके बाद से इसका गांव में भी पेनिट्रेशन हो गया, और इस वजह से जो वोटिंग हो रही है गांव में, उस वोटिंग को एकदम अलग करके लोग अब देख रहे हैं कि नहीं शहर का कम हो गया है और गांव वाला जो बढ़ रहा है, इससे वो लोग बता रहे हैं कि नहीं अब साइकिल का ज्यादा असर है। तो असल में ये जो अब विभेद हो रहा है, ये विभेद उस नर्वसनेस का मैं ये कहूंगा कि निशानदेही है जो कुछ दिनों पहले तक बड़े कॉन्फिडेंस में आप ये कहिए एक माहौल बनाने के लिहाज से की जा रही थी कि उस माहौल के जरिए वो जो लोग कल्याणकारी योजनाओं से लाभान्वित लोग हैं उनको एक तरह से आप कहिए कि उन पर इंपैक्ट डालने की थी कि उनका मत व्यवहार बदले। क्योंकि आप ये देखिए कि आपने ये गौर किया होगा कि ये जो चुनाव चल रहा है, इस चुनाव से पहले जब भी कोई सो कॉल्ड सेकुलर सरकार होती थी तो उसकी लोक कल्याणकारी योजनाओं को एक अलग तरीके से परिभाषित किया जाता था। लेकिन जो मौजूदा सरकार है, वो चाहे केंद्र की हो चाहे राज्य की हो, तो उसकी लोक कल्याणकारी योजनाओं को, वेलफेयर स्कीम्स को ऐसे प्रेजेंट किया जा रहा है जैसे मानिए कि वो एक तरह से भीख हो। इस तरीके से उसको रखा जा रहा है कि साहब आप भीख दे रहे हैं और सोचते हैं कि उससे वोट मिल जाएगा। मतलब अगर सेकुलर सरकार उस तरह का वेलफेयर स्कीम चलाए तो वो जो है वो लोक कल्याण के दायरे में आता है। लेकिन अगर गैर सेकुलर आप जिसे कहते हैं सो कॉल्ड गैर सेकुलर सरकार अगर बिना किसी भेदभाव के इस तरह की योजनाएं चलाए तो फिर वो भीख के कैटेगरी में आ जाती है। बड़ी मजेदार बात यह है कि ये जो समीक्षक है उनका बड़ा भारी विरोधाभास है कि आप एक तरफ ये आरोप लगाते हैं कि नहीं साहब ये लोग तो निजीकरण की बात करते हैं, और दूसरी तरफ जो वेलफेयर स्कीम्स चल रही हैं उसे आप जो हम कहें कि आपके संविधान का जो चौथा भाग है, डीपीएस, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट्स जिसे कहा जाता है, नीति निर्देशक तत्व, उसके हिसाब से जब ये काम करती है तो आप उसे भीख की कैटेगरी में रख देते हैं। ये साफ बताता है कि असल में ये जो रुझान आ रहे हैं 7वें चरण का भी और उससे पहले का भी, उस रुझान ने इन लोगों को परेशान कर दिया है। सीधी बात यह है। अन्यथा
आप एक एक की वेलफेयर, आपको याद होगा कि मनरेगा को लेकर किस तरीके से ढोल पीटा गया था, लेकिन आज उसी तरह की जो वेलफेयर स्कीम्स हैं जिससे डायरेक्ट बेनिफिट हो रहा है उस वर्ग को, जो वर्ग हाशिए पर है, जो वर्ग इस कोरोना की जो महामारी रही उसमें बड़ी मुफलिसी में रहा, उसको जब डायरेक्ट बेनिफिट हो रहा है तो आप उसको एक अलग नजरिए से देख रहे हैं। आप ये नहीं कह रहे हैं कि नहीं, ये जो सरकार रही, सरकार ने जिस तरह से डिलीवरी सिस्टम अपना इंप्रूव किया और लाभान्वित लोगों की एक संख्या ज्यादा हुई वेलफेयर स्कीम्स की वजह से, तो आप इसको मानने की बजाय आप ये कहते हैं अरे हमारे ये तो टैक्स पेयर के पैसे हैं। तो असल में टैक्स पेयर के पैसे तो तब भी थे जब और सरकारें रहीं, जिसे आप सेकुलर मानते हैं, और आप जिसे फासिस्ट सरकार कहते हैं, वो जब उसी तरह के वेलफेयर स्कीम्स को आगे बढ़ाए और उसकी डिलीवरी और अच्छी करे, तब आप एक अलग तरह का नरेटिव बढ़ते हैं। ये जो अब नरेटिव चल रहा है, ये नरेटिव साफ बता रहा है कि ये जो 60%, 61% के आसपास सातों चरणों की वोटिंग सामने आ रही है, वो ये बता रही है कि असल में लोग कमल के लिए ही परेशान हैं और उसी दिशा में बढ़ रहे हैं। यही कारण है कि अब झुंझलाहट है और उस झुंझलाहट के जरिए तमाम तरह की बातें कही जा रही हैं और खुद को कि जो उनका ऑब्जर्वेशन था वो सही माना जाए, उसके लिए अब ये कहा जा रहा है कि नहीं देखिए, दो फैक्टर तो बहुत बड़े रहे, एक लॉ एंड ऑर्डर और एक जो लाभार्थी वाला। हालांकि उसको सीधे ये नहीं कह रहे हैं कि वेलफेयर स्कीम्स, तो ये जो संकेत हैं ये बता रहे हैं कि दरअसल एज किसको है और कौन 10 मार्च को बैठने जा रहा है। बाकी जो तमाम चीजें, एग्जिट पोल 6 बजे से हम लोग भी करेंगे और वो तमाम सीटें जो कि पहले चरण में, दूसरे चरण में, तीसरे चरण में, चौथे, पांचवें, छठवें और 7वें तक क्या होने वाला है उस पर हम लोग चर्चा करेंगे। और शाम को ही जब फाइनल सारी चीजें आ जाएंगी तब हम लोग इस पर भी बात करेंगे कि ये जो 54 सीटें हैं वहां पर क्या प्रदर्शन रहा भाजपा का। पिछली बार 29 सीटें भाजपा ने पाई थी और बाकी उनके सहयोगियों ने तो मिला के 36 सीटें होती थी। तो इस बार क्या परिस्थितियां दिखाई दे रही हैं उस पर भी बात करेंगे। और जिस तरह का रुझान है उस रुझान से एक चीज स्पष्ट है कि ऐसा मालूम पड़ता है कि भाजपा 2017 को इन इलाकों में दोहरा सकती है जो 29 सीटें रही। बाकी डिटेल विश्लेषण के साथ और सीटें क्या रही, इन सब चीजों के साथ हम लोग शाम में एक बार बैठेंगे। तब तक के लिए आप लोगों का बहुत आभार। और आप लोग अपने जहां भी हैं, अगर आप इस 7वें चरण से हैं तो वहां से जुड़ी हुई जानकारी जरूर साझा करिए और वीडियो को खूब शेयर करिए और मतांतर से जुड़िए भी।